जय हिंद प्यारे बच्चों और आदरणीय बंधुओं। सामाजिक प्रगतिशील संस्था उत्तर प्रदेश के इस YouTube चैनल के माध्यम से दी जा रही ऑनलाइन शिक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की NCERT पर आधारित एक पुस्तक के पहले अध्याय के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उस अध्याय में जो बिंदु दिए हुए हैं उसे मैं आपको साधारण भाषा में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मैं मास्टर सईद आपको आज प्रकाश का परावर्तन इसके बारे में पढ़ाऊंगा। बच्चों, प्रकाश क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। प्रकाश क्या है? आप देखते हैं कि कुछ चीज़ें हमें रात में दिखाई नहीं देती। रात में कुछ चीज़ें अगर प्रकाश ना हो तो आपको दिखाई नहीं देती। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। जैसे दिन में सूरज का प्रकाश हो जाता है तो दिन में आपको सभी चीज़ें जो प्रकाश में हैं वो दिखाई देती हैं। रात में हमें किन्हीं चीज़ों को देखने के लिए बैटरी या इलेक्ट्रिसिटी या और किसी प्रकाशमान वस्तु का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आई है कि प्रकाश जो है वो एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं। ये आप प्रकाश की परिभाषा लिख सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं। अब वस्तुएं आप देखेंगे, वस्तुएं कई प्रकार की होंगी। उनमें से हम फिलहाल इस आधार पर, क्योंकि हम प्रकाश पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश के आधार पर जो वस्तुएं हैं उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहली होंगी प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरी क्या होंगी, अदीप्त वस्तुएं। यानी कि अदीप्त वस्तुएं, जैसा आपको नाम से यहाँ पता चल रहा है, अदीप्त का मतलब हो गया जो खुद उनके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि वो खुद दिखाई दे जाए। जैसे आप हैं, मेज है, मेज को आप तब देखेंगे जब आप कोई प्रकाशमान पुंज उसके पास ले जाएंगे। और एक सूरज है प्रदीप्त, यानी कि जो खुद दिखाई दे सकती है। जैसे सूरज है, आप देखते हैं, मोमबत्ती है, मोमबत्ती प्रकाश पुंज है, प्रकाश पैदा करती है। उसी प्रकार से आप देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब है, LED है। तो वो वस्तुएं जो प्रकाश पैदा कर रही हैं वो प्रदीप्त यानी कि प्रकाश देने वाली वस्तुएं हो जाएंगी, और अदीप्त वस्तुएं यानी जो प्रकाश पैदा नहीं करती और जिन्हें देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, वो वस्तुएं आपकी अदीप्त वस्तुएं हो जाएंगी। जैसे अगर हम प्रदीप्त वस्तुओं की एग्जाम्पल देने की बात करें तो जैसे सूरज हो गया, सूर्य, चंद्रमा हो गया और बल्ब हो गया, और इसके अलावा मोमबत्ती हो गई। तो इस प्रकार से आपने देखा है कि जो वस्तुएं हैं वो दो प्रकार की हो जाएंगी, प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं बताइए दो चार। जैसे आपके पास में मेज हो गया, कुर्सी है, या कोई बर्तन है जो दिखाई ना दे सकते हो, जैसा पेन है, पेन भी आपको दिखाई नहीं देगा, आदि। और इधर भी आप आदि लगा देंगे। इस प्रकार आपने देखा कि जो वस्तुएं हैं उन्हें प्रकाश के माध्यम से दिखाई देने के आधार पर दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहली थी प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरी थी अदीप्त वस्तुएं। अच्छा, प्रकाश के आपने, अगर हम प्रकाश की बात करें, जैसा ऊपर हमने बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अब कुछ प्रकाश के गुण होंगे। जैसा मान लिया आपने देखा होगा कि प्रकाश, अगर हम अंधेरे कमरे में बैठे हों और वहाँ कोई एक छोटा सा एक होल हो, छोटी सी मोरी टाइप आप समझ सकते हैं, अगर वहाँ है
तो उसमें तो अगर प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश जहां तक जा सकता है वहां तक पहुंच जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश प्रत्येक माध्यम में निर्वात में भी चल सकता है। और दूसरी बात होती है कि प्रकाश की जो तरंगे हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तीसरी बात है कि प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस चाल से प्रकाश चलता है। और प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच है, पानी है और हवा है, इस तरह के माध्यमों से प्रकाश गुजर जाता है। जबकि जो अपारदर्शी माध्यम है, देखो पारदर्शी और अपारदर्शी, यहाँ दो बातें और आपने अभी सुनी, जैसे पारदर्शी और दूसरा हो गया अपारदर्शी। इसका मतलब ये हुआ पारदर्शी जिसके आर पार दिखाई दे जाता हो वो पारदर्शी है, और अपारदर्शी जिसके आर पार दिखाई ना देता वो आपका अपारदर्शी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये कहा है कि प्रकाश जो है वो पारदर्शी जो वस्तुएं हैं उनमें से गुजर जाता है, और प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। आप आगे चल के इसका प्रयोग करेंगे, बल्कि पीछे की क्लासों में भी आपने ये छोटा सा एक प्रयोग किया जाता है, वो गत्ते की शीट वाला आपने उसे किया होगा, मुझे उम्मीद है। तो गत्ते की शीट में हम देखते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। दूसरा है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, वो सारी चीज़ें होती है, आप आगे चलकर पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और है, प्रकाश की किरण क्या होती है? प्रकाश किरण, देखिएगा बच्चों, अभी हमने बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश जिस रेखा में चल रहा है वो काल्पनिक जो रेखा है वही क्या होती है? प्रकाश किरण हो जाती है। और जिस तरफ प्रकाश जा रहा है उस तरफ हमने यहाँ तीर का निशान लगाया है, ये एक प्रकाश किरण हो जाती है। और अब यहाँ किरण पुंज भी हो सकता है। किरण पुंज यानी कि बहुत सारी प्रकाश किरणें जब एक साथ चलती हैं तो वो आपका क्या हो जाता है? प्रकाश किरण पुंज हो जाता है। यहाँ हमने प्रकाश किरण पुंज की परिभाषा भी आपको दे दी है, यानी कि अगर कई सारी प्रकाश किरणें एक साथ चल रही हो तो वो आपका क्या हो जाएगा? प्रकाश किरण पुंज हो जाएगा। अब यहाँ 2-3 चीजें हैं और बताने की, कि जो प्रकाश किरण पुंज है वो भी कई प्रकार का हो सकता है। वो उसकी प्रकृति के आधार पर किरणें किस प्रकार से चल रही हैं वो कई प्रकार का होता है। यानी प्रकाश किरण पुंज को अगर आप देखें तो वो 2-3 प्रकार का हो जाएगा, जैसे अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, और ये हो जाएगा दूसरा अपसारी किरण पुंज, और तीसरा क्या हो जाएगा? समांतर किरण पुंज। यहाँ आप देख रहे हैं अभिसारी, ये इसका मतलब ये हुआ कि जो अभिसारी किरण पुंज है, अगर हमें ऐसा लग रहा हो कि सारी अभिसरित होना, इसका मतलब एक जगह जुड़ना होता है। जैसा ये है एक बिंदु, ये प्रकाश किरण यहाँ आके यहाँ से इधर से और चारों तरफ से, मतलब इस साइड से जो प्रकाश किरणें हैं अगर वो एक बिंदु पर आकर मिलती हो तो जो प्रकाश किरण पुंज होगा वो अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाएगा। और अगर हम अपसारी की बात करें तो अपसारी किरण पुंज इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। यानी कि अगर प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हो तो वो आपका क्या हो जाएगा? अपसारी किरण पुंज हो जाएगा। और अगर हम समांतर की बात करें तो अगर प्रकाश किरणें समांतर जा रही हो एक दूसरे के तो वो आपका क्या हो जाएगा? समांतर प्रकाश किरण पुंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने प्रकाश किरण और प्रकाश किरण पुंज के बारे में पढ़ा है। अब अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। आप वो दिन याद कीजिए जब हम बचपन में कोई एक शीशे का छोटा सा टुकड़ा मिल जाता था और उसे हम धूप में ले जाते थे और उसकी जो रोशनी थी, जो प्रकाश था,
वो अंधेरे में दिखाई देता था। जैसा हम ऐसे करते थे तो वो अंधेरे में दिखाई दे रहा है, तो वो हमारे लिए उस वक्त एक बड़ा एक्साइटेड पॉइंट होता था कि देख मैंने ऐसा कर दिया। हम बच्चे आपस में डिस्कशन करते थे। और प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा तो वो उस वक्त हमें पता नहीं था कि हो क्या रहा है, लेकिन आप अगर अब उसे समझने का प्रयास करें तो वो क्या है, वो प्रकाश का परावर्तन है। परावर्तन यानी कि प्रकाश जब एक जगह टकराएगा और वो वहां से वापस हो जाएगा। परावर्तित यानी कि प्रकाश उसी माध्यम में अगर वापस हो जाता है तो ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसे आप यहाँ थोड़ा सा समझिएगा। ये हमारे पास एक मिरर है। क्या है? एक मिरर, हिंदी में इसे आप कह सकते हैं, ये एक हमारे पास में समतल दर्पण है, यानी कि इसमें इस तरफ से दिखाई दे रहा है। तो हम देखेंगे कि अगर एक प्रकाश की किरण यहाँ से इस बिंदु पर पड़ रही है तो वो इसी माध्यम में टकरा के वापस हो जाएगी। ये यहाँ से वापस हो जाएगी। इस बिंदु पर ये आपका अभिलंब यानी लंबवत रेखा जो होती है उसे हम अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये दर्पण है, समतल दर्पण है। इस दर्पण पर एक प्रकाश की किरण, इसे मान लिया हमने ए एन से डिफाइन कर दिया। एन डैश हो गया आपका अभिलंब, और जो ये किरण है इसे आप ए एन और यहाँ से किरण पूंजी अगर कहें तो बी पॉइंट भी ले सकते हैं और यहाँ आपका सी पॉइंट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये प्रकाश की किरण यहाँ टकराई और यहाँ से फिर वो इसी माध्यम में वापस हो गई। तो ये जो ये क्रिया है कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस हो जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी प्रकाश, अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस हो जाता है तो यह क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब परावर्तन से जुड़ी हुई 2-3 चीजें हैं, यहाँ आप देख लें। जैसा ये बिंदु है, ये अभिलंब है, और ये ए एन जो है ये किरण आ रही है, इसे आप कहते हैं आपतित किरण। क्या कहेंगे? ये आपतित किरण, और ये आपका होगा अभिलंब, और ये चूंकि टकरा कर वापस आ रही है तो ये आपकी परावर्तित किरण हो जाएगी। ये 3 बातें हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये से 2 चीजें और निकलती हैं। जैसे ये एक एंगल बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, आप देख रहे हैं ये 2 एंगल बन रहे हैं, एक इधर वाला और एक इधर वाला। यानी कि एक एंगल हो गया आपका ए एन डैश और एक एंगल हो गया आपका एन डैश एन सी। आपने एंगल पढ़ा होगा, हम एंगल को इसी तरीके से पढ़ते हैं जैसे इनके बीच का एंगल है तो ए एन डैश और एन डैश एन सी। तो ये जो एंगल है ए एन डैश, इसे आप कहेंगे आपतन कोण। इसे आम तौर से आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये ए एन डैश यानी ये वाला कोण क्या होगा? ये आपतन कोण हो जाएगा। और अगर हम एंगल एन डैश एन सी की बात करें तो ये आपका परावर्तित किरण के साथ कोण बनता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। अब इस आधार पर आप इस परावर्तन के नियम निर्धारित कर सकते हैं। देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप पूरा समझ गए होंगे। तो अब यहाँ परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्या है? तीनों एक ही तल में है। ये इधर का तल है, इसी में तीनों चीजें हैं। तो पहला नियम हो जाएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। और दूसरा नियम आप देख रहे हैं, ये आपतन कोण
और परावर्तन कोण, यानी ये I और ये R दोनों बराबर होने चाहिए। यही इसके परावर्तन के दो नियम हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 2-3 बातें हमने आज समझाई हैं, ये समझ आ गई होंगी। और अगर ये समझ आई हो तो आप इसका प्रचार कीजिए, दूसरे बच्चों तक जो आपके साथी हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और इसी तरह की और दूसरी वीडियोस यानी देखने के लिए या अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।